अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने वेव मोशन पढ़ लिया था और आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फिर उसका टाइम पीरियड भी होता है, वेव लेंथ है, एम्पलीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट वगैरह। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के अंदर आती है। तो सबसे पहले जो जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में, वो फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, या अगर आप वेव्स की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड या द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से कितनी वेव, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेकंड में 3 वेव्स बनती है तो हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। ठीक है, अगर एक सेकंड में 2 वेव बनती है तो हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर हाफ वेव बनती है तो हम कहते हैं उसकी 0.5 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं, यानी F इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी भी आपके पास आती है। इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज कहलाती है। ठीक है, ओके, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड क्या चीज़ है? एक वेव बनने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, यानी कितने टाइम में एक वेव बन सकती है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। या एक जो वाइब्रेशन है उसके लिए कितना टाइम चाहिए, वो टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो जिस तरह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल है, तो अगर टाइम पीरियड को हम इक्वल कर देंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, ये टी इज इक्वल टू 1/एफ। और टाइम पीरियड का तो जो यूनिट है वो बहुत ईजी है, सेकेंड जो है उसका टाइम यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमारे पास वेव लेंथ एंड एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या चीज़ है? जो एक वेव की लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अगर आप इसको डायग्राम में यहाँ पे देख लें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। एक डायग्राम है, इसमें आपको देखें एक वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये जो जगह है ये कहाँ पे आती है? नेक्स्ट आपके पास ये वाली जगह है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों मिल के एक वेव बनती है उससे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेवलेंथ कहलाएगी। या यहाँ से लेके, जो यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो जाएगी, यानी एक क्रेस्ट हो जाएगा और एक ट्रफ, दोनों मिलके एक वेव बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को समझ लीजिएगा, यानी ये मेन पोजीशन है, ये मेन लाइन है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ऊपर क्रेस्ट बनता है, नीचे ट्रफ बनता है। अब इस मेन पोजीशन से जो भी फासला आप लेंगे वेव के ऊपर, ये फासला ले ले आप, ये ले ले, ये ले ले, जो भी लेंगे, नीचे की तरफ ये वाले लेंगे, इस तरह से ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, मेन पोजीशन से यहाँ से, मिसाल की तरफ अगर मैं ये पॉइंट लेता तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एग्जैक्टली इस पॉइंट तक, या यहाँ पे जो मेंशन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको फिर हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड से लोअर कोई भी वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि एक ही होगा आपके पास, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। उसको हम ए से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम चाहिए, देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है और उसके लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, एक वेव के लिए ये पूरी एक वेव बनती है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ दोनों मिल के एक वेव बना देते हैं, तो ये इसके लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास वेव एंड वेलोसिटी आती है। वेव वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, और वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो, या स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, चूँकि वेव के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट बनती है
हमारे पास एक वेवलेंथ बनेगी, क्योंकि स्पीड जो उसकी होगी वो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उसकी जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, यू वाली, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसकी जो स्पीड होगी या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। तो अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कौन सा कवर होता है, वेवलेंथ कवर हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ बनती है। तो डिस्टेंस हमारे पास ये जो इसकी वेलोसिटी आएगी, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम आपके पास आ रहा है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, वेवलेंथ लगा देंगे, और टाइम के लिए हम टाइम पीरियड लगा देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ रहा है ये जो स्पीड होगी वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए हम वेवलेंथ ले लेते हैं जो कि लैम्डा से ज़ाहिर कर लेते हैं, और टाइम के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो वेलोसिटी है वो लैम्डा अपॉन टी, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लैम्डा और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से v जो हो जाएगा वो लैम्डा और 1 अपॉन टी हमें पहले से पता है कि फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से लैम्डा एफ आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेव इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इधर भी लिखा हुआ है, बुक के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है, वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, और टी को आप अलग कीजिएगा 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो इस तरह से v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी को हम f लैम्डा लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे गिवन है, आपको नज़र आ रहा है, और ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसकी करने की कुछ ख्याल में तो शायद ज़रूरत नहीं है। अ सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट 400 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f होता है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, t इज इक्वल टू 1 अपॉन 400। इस तरह से आपके पास ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कि अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 3 मीटर। तो वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड उसका निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 400 हर्ट्ज है, वेवलेंथ आपके पास 3 मीटर है। तो जो स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, यू गॉट 1200 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वेव जिस तरह से बाकी चीज़ों के अंदर एक फिनोमेना होता है, नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर लाइट से रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक है वो रिफ्लेक्शन है। यानी चूँकि वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जब भी किसी शाइनी और स्मूथ सरफेस के ऊपर टकराती है तो टकराने के बाद वापस पलटती है। यहाँ पे आपको एक दो डायग्राम नज़र आ रही है। एक ये वाली डायग्राम है कि जो वेव्स हैं वो आ रही है, किसी बैरियर के साथ टकराती है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इस तरह से आप ये देखिएगा कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंखों की तरफ आए न करके उसको तंग कर रहा होता है, ठीक है। दोनों एग्जांपल्स में देखिए कि यहाँ पे वेव्स आके किसी बैरियर के साथ, किसी सरफेस के साथ टकराती है, और टकराने के बाद बाउंस बैक करती है, किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सनलाइट है वो आके पहले मिरर के ऊपर पड़ रही है, और मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके दूसरे बच्चे की आंखों में जा रही है, जिससे वो आंखें बंद कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कि लाइट भी वेव होती है। लाइट आपके पास एक वेव के फॉर्म में आ रही होती है, सरफेस ऑफ द मिरर के साथ टकराती है, और टकराने के बाद बाउंस बैक करके किसी दूसरे डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि वेव्स जब आके किसी सरफेस, शाइनी स्मूथ सरफेस के ऊपर टकराएगी तो टकराने के बाद वापस बाउंस बैक करती है, पलटती है वापस, ठीक है। वो उसका रिफ्लेक्शन होना डिपेंड कर लेता है उस सरफेस के स्मूथनेस पे और उसके शाइनेस के ऊपर, ठीक है, कि वो कितना शाइनी है या वो कितना स्मूथ है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अगर वो रफ सरफेस है तो कुछ वेव्स उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट वेव्स किसी स्मूथ शाइनी सरफेस के ऊपर टकराती है। लाइट वेव्स हो या वाटर वेव्स हो या कोई भी वेव हो, लेकिन वेव्स टकराती हैं और टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती हैं, वापस जो है मुड़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ है, वो लॉ ये है कि जिस एंगल के साथ सरफेस के साथ टकराती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है
वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जिस एंगल से टकराती है उस एंगल से वापस मुड़ती भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल इसके अंदर एग्जांपल। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो इंटरफेरेंस का है। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये वेव्स जो है जब आपस में आके यानी मिलती है, ठीक है, तो उसके दो तरह के इसका जो है यानी दो तरह का मिलाप होता है, ठीक है। एक मिलाप यह है, मिसाल की तरह डायग्राम में यहाँ पे नज़र आ रही है कि डिफरेंट 3 वेव्स हैं और आपस में टकरा रही होती हैं आपस में और सुपर इम्पोज कर देते हैं एक दूसरे को। यानी अब एक वेव और दो वेव्स है, सॉरी, यहाँ पे आपको पतली पतली 2 वेव्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक ये वाली वेव है और एक ये वाली वेव है, ठीक है। ये दोनों जब आपस में मिलती है तो देखिए क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा होता है और उस सूरत में एक नई वेव जो बनती है वो बहुत बड़ी वेव बनती है, इसकी डबल बन जाती है, दोनों मिल के एक नई वेव बना देते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिसमें ट्रफ के साथ मिलता है और क्रेस्ट के साथ मिलता है, उस तरह से एक बड़ी वेव बनती है, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए क्रेस्ट, ये दोनों क्रेस्ट के साथ मिल रहा है और एक नई बड़ी वेव बनती है, ये जो डार्क वेव गिवन है ये वाली वेव बनती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी 2 वेव्स कुछ इस तरह से मिलती है कि जिसका क्रेस्ट के साथ आ जाता है, ट्रफ के साथ आ जाता है और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी वेव बनती है, ठीक है। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि जिसमें क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिलता है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल जाता है। देखिए ये एक का ट्रफ है, दूसरे का क्रेस्ट है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ठीक है। अब डिपेंड कर लेता है कि अगर एक छोटी है एक बड़ी है तो छोटी के हिसाब से कैंसलेशन हो जाएगी और थोड़ी सी छोटी वेव बन जाएगी। जैसे इसमें ये वेव बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये वेव छोटी है, तो जब दोनों आपस में मिल गई है तो देखिए एक छोटी सी वेव बन गई है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो वेव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के साथ मिलता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव्स की एक और बिहेवियर है जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं कि आपस में मिलती है और मिलने के बाद या तो एक दूसरे को ख़त्म कर देती है अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और या फिर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एक बहुत बड़ी वेव बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टेशनरी वेव्स का है। इंटरफेरेंस में हमने पढ़ लिया था कि 2 वेव्स जो आपस में मिलती हैं और कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उस सूरत में दोनों वेव्स नॉर्मली आपस में उसके जो फ्रीक्वेंसी हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो नॉर्मली डिफरेंट होते थे, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं होता था, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं होता था, ठीक है। कोई एक वेव दूसरे से माइनस हो जाती थी और फिर कोई छोटी सी वेव आ जाती थी, या कोई एक वेव दूसरे के साथ प्लस हो जाती थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और बहुत बड़ी वेव बनती थी। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि सोर्स एक ही हो, एक ही सोर्स, मिसाल के तौर पर रस्सी है और उस रस्सी के अंदर जो वेव्स बनती है वो सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो उस सूरत में आपके पास स्टैंडिंग वेव्स बनती है। यानी एक ही सोर्स में एक ही उसका यानी जो एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी सेम ही हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है तो उस सूरत में स्टैंडिंग वेव्स बनती है। इसकी जो डायग्राम है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली है। इसमें क्या है कि एक ही सोर्स है, एक रस्सी आप ले लीजिएगा और इसी एक रस्सी के अंदर जब आप उसको झटका देते हैं और मुसलसल उसके अंदर वेव प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो कुछ वेव जा रही होती है टकरा के, कुछ वेव्स वापस आ रही होती है, ठीक है। और उस सूरत में आपके पास स्टैंडिंग वेव्स बनती है जिसको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ये स्टेशनरी वेव इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। एक ही सोर्स है, इसमें देखिए ये एक वेव यू जा रही है और ये वाली वेव वापस आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये वेव जा रही है और ये वाली वेव वापस आ रही है, ठीक है। उस सूरत में फिर एक ही सोर्स में जब वेव्स प्रोड्यूस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो वो स्टैंडिंग वेव्स बना देती है और आपको कुछ इस तरह की आपको वेव्स नज़र आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।